माधोपुर नामक गांव में मीरा नाम की एक लड़की अपनी सौतेली बहन रीता और सौतेली माँ शोभा के साथ रहती थी। मीरा को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था और रीटा को इन सब चीजों में रुचि नहीं थी। वह अपनी खूबसूरती पर ध्यान देती थी। क्या मीरा हर वक्त किताब लेकर बैठी रहती है? क्या रखा है इन सब चीजों में? अपनी खूबसूरती पर ध्यान दे। नहीं रीटा, तुम ही करो ये सब, मुझे रुचि नहीं है। यह सुन रीटा बहुत गुस्सा हो जाती है और अपनी माँ के पास जाकर मीरा की शिकायत करती है। माँ, मीरा मुझे डांट रही है, आप चलो मेरे साथ। क्या उस लड़की की इतनी मजाल कि वो तुझे डांटे? रुक, अभी देखती हूँ उससे। शोभा बाहर मीरा के पास आती है और कहती है, सुन मीरा, तूने मेरी बेटी को क्यों डांटा है? नहीं माँ, अब मैंने उसे नहीं डांटा है। मेरी बेटी झूठ नहीं बोलती, तूने जरूर उसे डांटा होगा। रुक, अभी तुझे बताती हूँ। शोभा चूल्हे में से जलती हुई एक लकड़ी निकालती है और मीरा के हाथ को जला देती है। माँ, आप ये क्या कर रही है? तू इसी लायक है, आज के बाद कभी भी मेरी बेटी से बहस करने की कोशिश की तो इससे बुरा होगा तेरे साथ। रीटा बगल में खड़ी होकर मुस्कुराने लगती है। मीरा वापस पढ़ाई में लग जाती है। इस बार मीरा को एक ऐसी किताब मिली थी जिसमें कई जादुई चीजों के बारे में लिखा था। उस किताब को पढ़कर मीरा सोचती है, क्या सच में कोई जादुई चीज होती होगी? मीरा बाजार कुछ सामान लाने जाती है, तभी एक गरीब बुढ़िया उसे दिखती है। मदद कर दो कृपया, कोई मेरी मदद कर दो। मीरा उस बुढ़िया के पीछे जाने लगती है। बुढ़िया मदद मांगती मांगती एक सुनसान इलाके में आ जाती है। तभी अचानक उस बुढ़िया की नजर मीरा पर पड़ती है। अरे लड़की, तुम कौन हो? आप मदद मांग रही थी ना, बताइए क्या मदद चाहिए आपको? क्या तुम सच में मेरी मदद करना चाहती है? जी हाँ, बताइए क्या काम है? यहाँ से थोड़ी दूर पर एक नदी है, उसी नदी के पास जाकर मैं बैठी थी और वहीं मैं अपने सोने और चांदी के गहने भी ले गई थी। अकेला बैठकर उन्हें देख रही थी, तब भी सोने और चांदी के गहने उसी नदी में गिर गए। क्या तुम मुझे वो वापस ला सकती हो? मगर आप अपने गहने वहां लेकर क्यों गई थी? मेरे बेटे मुझसे वो छीनना चाह रहे थे, इसलिए मैं उन लोगों से छिपाकर उन्हें यहाँ लेकर आई थी। लेकिन नदी में तो आपके सभी सोने और चांदी के गहने बह गए होंगे, अब तक कुछ नहीं बचा होगा। नहीं नहीं, वह कोई आम नदी नहीं, वह नदी सबकी बातें सुनती है और सभी चीजें इकट्ठा करके रखती है। क्या तुम एक बार वहां जाकर मेरे गहने ले आओगे? जी, मैं कोशिश कर सकती हूँ। मीरा नदी के पास आती है और कहती है, नदी, कृपया मेरी बात सुने और उस बूढ़ी अम्मा के सारे गहने वापस कर दे। तुम किस बूढ़ी अम्मा की बात कर रही हो? मीरा पूरी कहानी नदी को सुना देती है। अच्छा, ठीक है, तुम एक साफ दिल की लड़की लगती हो, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ। नदी गहने मीरा को दे देती है। मीरा वह गहने उस बुढ़िया को लाकर देती है। धन्यवाद बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। गहने लेते ही वह बुढ़िया एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। अरे रे लड़की, तू तो बहुत मूर्ख है। तूने मेरा काम कितना आसान कर दिया। उस नदी में मेरा कुछ भी नहीं गिरा था। वह कोई आम नदी नहीं, बल्कि सोना और चांदी देने वाली नदी है। यह सब जो तुमने ला कर दिया, यह मेरा नहीं बल्कि उसी नदी का है। वह किसी गरीब और लाचार की मदद करती है। इसलिए उसने तेरी मदद की।
यह सुन मीरा हैरान रह जाती है। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अरे बच्ची, इस सोने और चांदी को लेकर मैं अपनी महारानी को दूंगी और बदले में वह मुझे बहुत ही शक्तिशाली बना देगी। मीरा उदास हो जाती है और वापस नदी के पास जाकर बैठ जाती है और नदी को सारी कहानी बताती है। इस पर नदी कहती है, अरे मीरा, तुम परेशान क्यों होती हो? मैं सब जानती हूँ। और हाँ, जितने सोने और चांदी के गहने उस चुड़ैल को मिले हैं वह सब पत्थर में बदल जाएंगे। चुड़ैल अपनी महारानी के पास वह गहने लेकर आती है। महारानी, ये देखिए मैं क्या लेकर आई हूँ, सोने और चांदी के गहने। जैसे ही चुड़ैल कपड़ा हटाती है वह गहनों की जगह पत्थर दिखता है। इससे महारानी गुस्सा होकर चुड़ैल को बंदी बना देती है। क्या सच में? मतलब उस चुड़ैल को कुछ भी नहीं मिलेगा? हाँ, उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम ये बताओ, तुम उदास क्यों रहती हो? इस पर मीरा अपनी सौतेली बहन और सौतेली माँ की सच्चाई बता देती है। तुम तो बहुत अच्छी हो मीरा, तुम लोगों की मदद भी करती हो। इसी वजह से तुमसे खुश होकर मैं तुम्हें ढेर सारे सोने और चांदी के गहने देती हूँ। ले जाओ इन्हें और अपनी जिंदगी में खुशी से रहो। नदी मीरा को मटके भरकर सोने और चांदी देती है, जिन्हें लेकर मीरा अपना नया घर बनाती है, नई गाड़ियां लाती है और खुशी खुशी रहने लगती है। चंपारणपुर नामक एक गांव था, जहां रेशमा नाम की औरत अपनी छोटी बेटी रिंकी के साथ रहा करती थी। रेशमा का पति शादी के 1 साल बाद ही गुजर चुका था और उसकी बेटी रिंकी भी उसकी अपनी बेटी नहीं थी। रेशमा ने रिंकी को अपनी बेटी की तरह ही पाला है और अब रेशमा की जिंदगी में सिर्फ रिंकी ही है। रेशमा अपना और रिंकी का पालन पोषण घर घर जाकर काम करके करती थी, मगर गांव में अब उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। तभी उस गांव में एक अमीर परिवार छुट्टियां मनाने के लिए आया था। मैं इनके घर ही जाकर कुछ काम मांगती हूँ। ये लोग यहाँ नए आए हैं और लगता है छुट्टियां मनाने आए हैं, तो मुझे जरूर कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। ऐसा सोचकर रेशमा उनके घर पर काम मांगने के लिए गई। उस परिवार की मालकिन प्रेमा थी। प्रेमा की भी एक बेटी थी जिसका नाम प्राची था। वो गर्मी की छुट्टियों में यहाँ गांव में घूमने आए हुए थे। मालकिन, आप लोगों के पास कोई काम है मेरे लिए? वो दरअसल मैं इस गांव में काम ढूंढ रही हूँ। अगर आप लोगों को कोई काम वाली चाहिए तो मुझे बताइए। प्रेमा ने सोचा वैसे भी छुट्टियों में कौन काम करेगा, इसलिए उसने रेशमा को काम पर रख लिया। कल से ही तुम काम पर आ जाना। और हाँ सुनो, जरा भी देरी हुई तो अच्छा नहीं होगा। जी मैं बिल्कुल समय पर आ जाऊंगी। अगले दिन रेशमा अपनी बेटी रिंकी को साथ लेकर प्रेमा के घर पर काम करने आती है। वहाँ जाने के बाद रिंकी जब प्राची को देखती है तो उसे उसके साथ खेलने का मन करता है। मालकिन, ये दोनों बच्चे साथ में खेलते रहेंगे, तब तक मैं आपके घर के सारे काम कर दूंगी। ये सुनते ही प्रेमा और प्राची दोनों बहुत गुस्सा हो जाती हैं। तुम्हें क्या लगता है मेरी बेटी तुम जैसों के साथ कभी खेलेगी? जितना काम है तुम्हारा उतना चुपचाप से करो और जाओ यहाँ से। और अगर तुम्हारी बच्ची ने जरा सा भी मेरी बच्ची को परेशान करने की कोशिश की तो मैं उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगी। तो अगली बार से या तो तुम खुद आना, नहीं तो ये आई तो मैं इससे भी काम करवाऊंगी। ये सुनने के बाद रेशमा बहुत दुखी हो जाती है और फिर रिंकी को एक कोने में चुपचाप जाकर बैठ जाने को कह देती है। काम हो जाने के बाद रेशमा अपनी बेटी को साथ लेकर अपने घर चली आती है। माँ, मैंने ऐसा भी क्या कह दिया था जिस वजह से मालकिन इतना गुस्सा हो रही थी? अरे कुछ भी नहीं बेटा, वो बड़े लोग हैं ना, वो हमारे साथ कैसे खेलेंगे। कल से तुम चुपचाप बैठे रहना। रेशमा मन ही मन बहुत दुखी हो जाती है, मगर अपने चेहरे पर जरा भी दुख नहीं दिखाती। अगले दिन जब रेशमा और रिंकी उनके घर पर काम करने गईं, तो बातों बातों में ही प्रेमा और प्राची दोनों मिलकर रिंकी और रेशमा की बुराई किए जा रहे थे। गलती से रिंकी प्राची का खिलौना उठाकर खेलने लगी और वो खिलौना उससे टूट गया।
ये देख प्राची आग बबूला हो जाती है और जोर से धक्का मारकर उसे नीचे गिरा देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलौनों को हाथ लगाने की? गांव की गंवार लड़की, तुम मेरे खिलौनों को हाथ लगाओगी? निकल जाओ मेरे घर से। रिंकी धक्का खाकर सीधे पीछे खड़े प्रेमा के पति के पैरों के पास गिर जाती है। उसे गिरता देख रेशमा वहां दौड़ती हुई आती है। बेटी तुम ठीक तो हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? चलो अब तुम्हें ये सब नहीं झेलना होगा, अब हम यहाँ काम नहीं करेंगे। जब रेशमा वहां से जाने लगती है तभी प्रेमा का पति उसे देखकर हैरान रह जाता है। उन दोनों के जाने के बाद प्रेमा का पति उसे बहुत डांटता है। उसके बाद प्रेमा को रिंकी की सच्चाई बताता है कि रिंकी कोई और नहीं उन्हीं की बेटी है। बहुत सालों पहले जब उसने 2 जुड़वा बेटी देखी तब उसने एक बेटी को पेड़ के नीचे रख दिया था और जब वो थोड़ा आगे गया तो उसने देखा उस पेड़ के नीचे से रेशमा ही उस बच्ची को उठाकर ले गई थी। ये सुन प्रेमा की आंखों में आंसू भर आए और वो रोते रोते बोली, तो इतने सालों से जिस बेटी को मैं ढूंढ रही थी वो कोई और नहीं रिंकी है। जब आपको इस औरत का चेहरा याद ही था तो आज तक आपने उसे खोजने की कोशिश क्यों नहीं की थी? प्रेमा के पति ने अपनी सफाई में बताया कि वो बहुत जगह उसे ढूंढा था मगर आज तक उसे वो कहीं नहीं मिली थी। प्रेमा और प्राची तुरंत रेशमा और रिंकी के पास आती हैं और अपने किए के लिए माफी मांगती हैं। रेशमा मुझे माफ कर दो, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। मैं अपनी ही बच्ची के साथ इतना बुरा बर्ताव कैसे कर गई। मुझे माफ कर दो और अब मेरे पास वापस आ जाओ। मेरी बेटी और रेशमा तुम भी मेरे साथ मेरे घर पर रहो। इसके बाद रेशमा और रिंकी दोनों प्रेमा प्राची के साथ ही रहने लगी और अब दोनों बहनें खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगी।